अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हैदर अली बिजारानी आज मुग़ल सल्तनत के रूलर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर के ऊपर लेक्चर करूंगा। तो आज का लेक्चर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से करेंगे। सबसे पहले जो मुग़ल सल्तनत का जो बुनियाद रखा या जो फाउंडर रूलर था वो था बाबर। बाबर ने 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने के बाद बाबर ने मुग़ल सल्तनत का रूल इस्टेब्लिश किया इंडिया में, या मुग़ल सल्तनत की हुकूमत बनाई इंडिया में। तो उसके बाद बाबर के बाद जो किंग बना वो हुमायूं था। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर किंग बना, जहांगीर के बाद शाहजहान किंग बना मुग़ल सल्तनत का। शाहजहान के बाद जो किंग बना वो था औरंगज़ेब आलमगीर, जिसके ऊपर आज हम लेक्चर कर रहे हैं। तो औरंगज़ेब आलमगीर किंग बना 1658 में। 1658 से लेकर 1707 तक औरंगज़ेब आलमगीर किंग था इंडिया में मुग़ल सल्तनत का। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी बता दूं कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई औरंगज़ेब का कंप्लीट नेम क्या है। तो औरंगज़ेब का कंप्लीट नेम है मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर। तो आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर को मैंने दो चीज़ों में फोकस किया है, या दो चीज़ों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि औरंगज़ेब आलमगीर किंग कैसे बना, और सेकंड पॉइंट में आपको ये बताऊंगा कि औरंगज़ेब आलमगीर किंग बनने के बाद उसने कौन से रिफॉर्म्स लाए अपने स्टेट में। अब सबसे पहले औरंगज़ेब आलमगीर बिकेम रूलर थ्रू द वार ऑफ सक्सेशन इन 1658। अब जो औरंगज़ेब आलमगीर जो किंग बना वो बना वार ऑफ सक्सेशन के तहत। मतलब कि इंडिया में अगर आप मुग़ल सल्तनत की तारीख उठाएंगे तो उसमें कोई भी लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। मतलब लॉ ऑफ सक्सेशन ये कि भाई लेट सपोज कि अगर कोई भी बादशाह है, अगर बादशाह की डेथ हो जाए तो उसके बाद रूलर कौन बनेगा। लेट सपोज कि अगर किसी भी बादशाह को 3 या 4 बेटे होते थे तो वो आपस में लड़ते थे किंग बनने के लिए। इवन के बादशाह के जो रिलेटिव्स होते थे वो भी यही कोशिश करते थे कि बादशाह के या किंग के डेथ के बाद हम ही रूलर बने। तो लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, कोई भी लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था कि किंग के बाद कौन किंग बनेगा। तो इसलिए बहुत से लोग आपस में लड़ते थे वार ऑफ सक्सेशन के लिए, किंग बनने के लिए। तो यहाँ पे भी यही कुछ हुआ, और औरंगज़ेब आलमगीर भी किसी लॉ ऑफ सक्सेशन के तहत किंग नहीं बना। मतलब कि शाहजहां ने नहीं कहा था कि भाई औरंगज़ेब ही किंग बने, या किसी कानून के तहत नहीं बना, मगर वो बना वार ऑफ सक्सेशन के तहत। मतलब कि जो उनके भाई थे वो आपस में लड़े, बाद में इसके सारे भाई कत्ल हो गए और लास्ट में जो बचा औरंगज़ेब बचा, और औरंगज़ेब आलमगीर ही किंग बना। अब देखें, जो शाहजहां के 4 बेटे थे, सबसे जो बड़ा बेटा था वो था दारा, और उसके बाद जो उसका बेटा था वो था शुजा, और उसके बाद मुराद, और लास्ट में जो उसका बेटा था वो था औरंगज़ेब आलमगीर। अब क्या हुआ कि औरंगज़ेब आलमगीर, मुराद, शुजा और दारा, लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं थी कि किंग के बाद, शाहजहां के बाद कौन किंग बनेगा। तो इसलिए ये सारे आपस में लड़े, जिसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने इन सबको कत्ल करवा दिया, और लास्ट में औरंगज़ेब ही बचा और वो किंग बना। अब देखें, जो दारा था वो गवर्नर था दिल्ली का, वो सबसे बड़ा बेटा दारा था शाहजहां का। और इवन के बहुत सी जगह पे मुझे ये चीज़ मिली है कि जो शाहजहां जो हद से ज़्यादा मोहब्बत करता था वो अपने बड़े बेटे दारा से करता था, और इसलिए दारा को वो कहता था शाह बुलंद इकबाल। मतलब कि शाह बुलंद इकबाल के टाइटल से दारा को पुकारता था। और जो शुजा था वो गवर्नर था बंगाल का, और वो भी हद से ज़्यादा ब्रेव किस्म का बंदा था। और मुराद था गवर्नर गुजरात का। और जो औरंगज़ेब आलमगीर था वो गवर्नर था दक्कन का, और वो हद से ज़्यादा एक अच्छा मिलिट्री जनरल के साथ साथ अच्छा पॉलिटिशियन भी था। अब आगे बढ़ते हैं। तो औरंगज़ेब आलमगीर किंग कैसे बना? किंग बना वार ऑफ सक्सेशन के तहत, लॉ ऑफ सक्सेशन के तहत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं कि वार ऑफ सक्सेशन की काजेस क्या थी। मतलब कि जो वो आपस में जो भाई लड़े, औरंगज़ेब, शुजा, मुराद या दारा जो आपस में लड़े, उसकी काजेस क्या थे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन। जैसे मैंने बता दिया कि शाहजहां के 4 बेटे थे, कोई भी ऐसा कानून नहीं था जिस कानून के तहत किसी भी
उसके बेटे को किंग बनाया जाए। तो इसलिए जो उसके 4 बेटे थे वो आपस में लड़े किंग बनने के लिए। इवन के मुगल सल्तनत में यही हुआ। इवन के जब औरंगजेब आलमगीर की डेथ हुई तो उस वक्त भी लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, जिसकी वजह से औरंगजेब आलमगीर के जो बेटे थे वो आपस में लड़े किंग बनने के लिए। अब मेन पॉइंट यही था उनके वार ऑफ सक्सेशन का। सेकंड नंबर पॉइंट, रूमर्स ऑफ शाहजहां डेथ इन 1657। अब ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। अब 1657 में एक अफवाह हुई कि भाई शाहजहां की डेथ हो चुकी है। इवन के 1657 में शाहजहां की कुछ थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई थी, और उस तबीयत खराब होने के बाद ये अफवाह उठी पूरी कंट्री में या पूरी इंडिया में कि भाई शाहजहां की डेथ हो चुकी है। तो इस अफवाह के बाद क्या हुआ कि उसके जो 4 बेटे थे, हर बेटे ने यही कोशिश की कि भाई अब शाहजहां की डेथ हुई है तो हम ही किंग बने, जिसकी वजह से दारा कॉल्ड हिम रूलर। दारा ने यही सोचा कि भाई सबसे बड़ा बेटा मैं ही हूँ तो मैं ही किंग बन जाऊं। और इवन के जो बहुत से मिलिट्री जनरल थे वो भी यही चाहते थे कि दारा किंग बने, क्योंकि दारा से शाहजहां बहुत मोहब्बत भी करता था और दारा शाहजहां के बहुत क्लोज भी था। और उसके बाद क्या हुआ कि डिजायर्स ऑफ ईच प्रिंस टू बी किंग, मगर दारा ने तो खुद को कहा, एक वर्ड मुंतखब कर दिया कि आज के बाद बादशाह मैं ही हूँ। मगर जो भी उसके बेटे थे उन सब की यही डिजायर थी कि हम ही किंग बने सब कॉन्टिनेंट के, इंडिया के या मुगल सल्तनत के। और ये भी एक रीजन था वार ऑफ सक्सेशन का। और जो 5th नंबर पॉइंट है वो ये है औरंगजेब डिप्लोमेसी। अब औरंगजेब की डिप्लोमेसी ये भी एक बड़ा रीजन है उस वार ऑफ सक्सेशन का। उसमें क्या हुआ कि मुराद एंड औरंगजेब ज्वाइंड ईच अदर। औरंगजेब और मुराद आपस में मिल गए। अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर एंड सिंध विल बी गिवन टू मुराद एंड रेस्ट ऑफ स्टेट विल बी रूल्ड बाय द औरंगजेब। अब क्या हुआ कि औरंगजेब और मुराद आपस में मिले और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के तहत औरंगजेब ने कहा कि भाई हम शुजा और दारा से मिलकर लड़ेंगे। लड़ने के बाद जब हम जंग जीत जाएंगे तो उसके बाद औरंगजेब ने कहा कि मैं ही किंग बनूंगा पूरी इंडिया का, मगर सिंध, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर के जो एरियाज हैं मैं वो आपको दे दूंगा। तो इसलिए ये चीज़ एक फेवरेबल थी मुराद के लिए। तो इन दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किए और उन्होंने कहा कि हम ही मिलकर अपने भाइयों के साथ लड़ेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि बैटल ऑफ बहादुरगढ़, it was fought between Dara and Shuja in September 1657. Dara sent Suleiman, Dara's son, and they defeated Shuja. अब क्या हुआ कि बैटल ऑफ बहादुरगढ़ हुई 1657 में, जिस ही साल ये अफवाह थी कि शाहजहां की डेथ हुई है। तो उसी साल बैटल ऑफ बहादुरगढ़ हुई जिसमें दारा के बेटे सुलेमान ने अपने अंकल शुजा को डिफीट किया। तो उसके बाद हुई 1658 में बैटल ऑफ धर्मत। दारा सेंट आर्मी अंडर जसवंत सिंह एंड कासिम खान टू फेस कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मुराद एंड औरंगजेब, बट दे वर डिफीटेड। अब क्या हुआ कि 1658 में बैटल ऑफ धर्मत हुई जिसमें दारा ने अपने मिलिट्री जनरल जसवंत सिंह को और कासिम खान को भेजा, मगर औरंगजेब आलमगीर और मुराद ने इन दोनों को शिकस्त दी। उसके बाद क्या हुआ कि बैटल ऑफ समूगढ़ 1658, दारा वेंट विथ 50,000 सोल्जर्स बट वाज डिफीटेड एंड किल्ड। तो जैसे ही उसके दारा के मिलिट्री जनरल को शिकस्त हुई तो उसके बाद 1580 में समूगढ़ में दारा खुद इस जंग में आया, और जिसके बाद दारा को इस जंग में डिफीट का, शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ औरंगजेब आलमगीर ने दारा को कत्ल भी कर दिया, मतलब कि अपने भाई को कत्ल कर दिया। और उसके साथ साथ जो दारा का सबसे बड़ा बेटा था सुलेमान को भी औरंगजेब आलमगीर ने कत्ल करवा दिया। उसके बाद जब ये बात पूरी स्टेट में जब शाहजहां को पता चली कि शाहजहां सेंट अ सोर्ड नेम्ड आलमगीर एंड डिजायर टू सी हिम, जब इस बात का वार ऑफ सक्सेशन का पता शाहजहां को लगा तो शाहजहां ने क्या किया कि उसने तलवार भेजी औरंगजेब आलमगीर की तरफ, और उसने कहा कि मैं कोशिश में डिज़ायर करता हूं, मैं आपसे मतलब कि औरंगजेब आलमगीर से मिलना चाहता हूं। तो उस वक्त क्या हुआ कि औरंगजेब आलमगीर के जो लोग क्लोज थे हद से ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि भाई शाहजहां मतलब कि आपका फादर आपसे बड़ा ही गुस्से में है, क्योंकि शाहजहां बड़ी मोहब्बत करता था दारा से। इवन के दारा को भी आलमगीर ने कत्ल कर दिया, उसके बेटे सुलेमान को भी
आलमगीर ने कत्ल कर दिया, तो उन लोगों ने कहा कि अगर तुम शाहजहां के पास गए तो शाहजहां तुम्हें भी कत्ल कर देगा। तो इसलिए औरंगजेब आलमगीर अपने फादर से मिलने नहीं गया। औरंगजेब occupied the throne and sent his father in confinement where he died in 1666। तो क्या हुआ कि जब उनके औरंगजेब आलमगीर के जो क्लोज पीपल थे उन्होंने कहा कि भाई शाहजहां आपसे बड़ा गुस्से में है, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि अब भाई जो मेरे भाई हैं, जैसे शुजा था, जैसे दारा थे, वो सारे खत्म हो गए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो अपना फादर था शाहजहां, उस शाहजहां को इसने कैद कर दिया, और कैद करने के बाद इसने ही कहा कि भाई आज के बाद इंडिया का मैं ही रूलर हूँ, मुगल सल्तनत का। अब यहाँ पे एक बात और, इसने दारा को कत्ल किया, इसने औरंगजेब आलमगीर ने सुलेमान को कत्ल किया, मगर जो मुराद था जिसने एग्रीमेंट किए थे कि भाई किंग आप बन जाना, मगर मुझे सिंध के, बलूचिस्तान के, अफगानिस्तान के और कश्मीर के एरियाज, पंजाब के एरियाज देना, तो क्या वो मुराद को वो एरियाज मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुराद को क्यों नहीं मिले? मुराद वाज अरेस्टेड, आफ्टर दैट ही वाज अरेस्टेड एंड वाज किल्ड। अब जब ये जंग जीत गया औरंगजेब आलमगीर, तो मुराद ने कहा कि भाई अब एग्रीमेंट के तहत मुझे भी वो एरियाज दो। तो इसलिए औरंगजेब आलमगीर ने क्या किया कि मुराद को अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट करवाने के बाद औरंगजेब आलमगीर ने मुराद को कत्ल करवा दिया, और कत्ल करवाने के बाद जैसे मैंने बता दिया, जो सुलेमान था, जो दारा का बेटा था, उसको भी कत्ल करवा दिया औरंगजेब आलमगीर ने। मतलब कि सब खत्म हो गए, सिर्फ औरंगजेब आलमगीर ही बचा, जिसके बाद औरंगजेब किंग बना इंडिया का या मुगल सल्तनत का। अब ये मैंने आपको बता दिए कि भाई औरंगजेब किंग कैसे बना। अब आपको बताऊंगा कि किंग बनने के बाद औरंगजेब ने क्या कौन सी पॉलिसियां दी, या जो रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब आलमगीर, या जो रिलीजियस पॉलिसी जो औरंगजेब आलमगीर ने दी, वो कौन सी रिलीजियस पॉलिसी थी। अब सबसे पहला पॉइंट, ही वांटेड टू इम्प्लीमेंट इस्लाम शरिया इन इंडिया। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि वो इस्लामी शरिया इंडिया में इम्पोज करना चाहता था। ही वांटेड टू प्रोमोट इस्लाम इन हिंदुस्तान, और उसके साथ साथ वो हिंदुस्तान में इस्लाम को प्रमोट करना चाहता था। और ही वॉज अ ब्रेव मुस्लिम। ये तो एक फेमस पॉइंट है, आप किसी भी हिस्ट्री को अगर देख लें तो उसमें आपको यही मिलेगा कि ये हद से ज़्यादा एक ब्रेव मिलिट्री जनरल था। ही कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर, इसने अपनी एम्पायर को बड़ा मजबूत किया। ही फेस्ड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिबेलियंस को भी इसने फेस किया। जो इंटरनल जो बागी होते थे उनको भी इसने बिल्कुल ही ठीक किया, क्योंकि ये फैसिनेटेड रूलर ऑफ, ही वॉज द फैसिनेटेड रूलर ऑफ द मुगल सल्तनत। और उसके साथ साथ ही वांटेड टू रिमूव ऑल अन इस्लामिक पॉलिसीज। अब ये इसका जो बड़ा मेजर पॉइंट यही था कि वो अपने हिंदुस्तान में जो भी अन इस्लामिक पॉलिसीज थी या अन इस्लामिक जो प्रैक्टिसेस थी, वो उनको ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि ये इस्लाम को प्रमोट करना चाहता था हिंदुस्तान में। अब रीजंस बिहाइंड पॉलिसी, अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई जो इसने रिलीजियस पॉलिसी दी उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्योंकि जो इसका फादर था शाहजहां, वो भी लिबरल था। इसका जो ग्रैंडफादर था जहांगीर, या अगर अकबर की तरफ चले जाएं, वो भी तो लिबरल्स थे। तो ये कैसे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बना, इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। एक तो जब ये दक्कन का गवर्नर था तो उस वक्त जो मराठा थे ये इसे बड़ा डिस्टर्ब करते थे। तो इसके डिस्टर्ब करने के बाद इन्हें लगा कि भाई मुझे कोई रिलीजियस पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी इन लोगों के लिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं औरंगजेब आलमगीर के लिए जिसपे हिस्टोरियंस को बहुत से क्लेशेस हैं। सबसे पहला पॉइंट, डेमोलिशिंग टेम्पल्स। अब कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि भाई औरंगजेब आलमगीर ने जो टेम्पल्स थे उन टेम्पल्स को तोड़ दिया, और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं भाई ये बात गलत है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हिंदू हिस्टोरियंस वांटेड टू रिमूव हिंदुइज्म। अब हिंदू हिस्टोरियंस कहते हैं कि भाई औरंगजेब आलमगीर हिंदुइज्म को ख़त्म करना चाहता था और उसने बहुत से टेम्पल्स को तोड़ दिया। मगर मुस्लिम हिस्टोरियंस इसके खिलाफ कहते हैं। मुस्लिम हिस्टोरियंस SM इकराम सेड he did not want to break all the temples except those which were propagating against Islam। अब यहाँ पे जो मुस्लिम हिस्टोरियन है जैसे कि SM इकराम ने कहा कि नहीं भाई,
वो कभी भी हिंदुइज्म मज़हब को ख़त्म नहीं करना चाहता था और न ही कि वो के हर टेम्पल्स को तोड़ना चाहता था। और हिंदू हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि उसने बैन कर दिया कि भाई आज के बाद कोई भी न्यू टेम्पल नहीं बनेगा। तो मुस्लिम हिस्टोरियन कहते हैं कि नहीं, उसने कभी नहीं बैन किया कि न्यू टेम्पल्स नहीं बने, मगर उसने वो टेम्पल्स तोड़वा दिए जो टेम्पल्स इस्लाम के अगेंस्ट यूज हो रहे थे। अब जाहिर बात है, अगर कोई बंदा जो इस्लाम का मुस्लिम रूलर हो, अगर इस्लाम के खिलाफ कोई चीज होगी तो जाहिर बात है वो उसके खिलाफ एक्शन लेगा। तो इसलिए उसने औरंगजेब आलमगीर ने वो टेम्पल्स तोड़े जो इस्लाम के खिलाफ यूज हो रहे थे। आगे बढ़ें तो इम्पोज जिजिया, इसने जिजिया लगाया हिंदूज के ऊपर और उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग जिजिया कलेक्शन। और जो जिजिया के लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे उसके लिए बहुत सी बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि भाई किसी भी हद तक आप किसी भी बंदे को जिजिया माफ नहीं करोगे। और यहाँ पे एक और भी पॉइंट है जिसके ऊपर क्लेशेस हैं, रिमूवल ऑफ हिंदूज फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। अब हिंदू हिस्टोरियन कहते हैं कि भाई बिल्कुल ये हिंदुइज्म को ख़त्म करना चाहता था, इसलिए इसने जो भी हिंदूज जो लोग थे गवर्नमेंट की जॉब्स में उन्हें गवर्नमेंट की जॉब से औरंगजेब आलमगीर ने निकाल दिया। मगर मुस्लिम हिस्टोरियन कहते हैं नहीं, औरंगजेब आलमगीर ने किसी भी बंदे को अपनी गवर्नमेंट की जॉब से नहीं निकाला था, बल्कि ही डिड नॉट रिमूव एनी हिंदू इलीगली किसी को नहीं निकाला, बट ही रिमूव्ड द करप्ट हिंदू सर्वेंट। मुस्लिम हिस्टोरियन जैसे कि SM इकराम कहता है कि भाई इसने तो औरंगजेब आलमगीर ने मुस्लिम जो गवर्नमेंट में जॉब करते थे उनको भी निकाला था और जो हिंदूज जो गवर्नमेंट में जॉब करते थे उनको भी निकाला था, क्योंकि वो लोग जो करप्ट थे या जो सही काम नहीं करना चाहते थे या जो स्टेट के खिलाफ थे, इवन कि वो हिंदूज हो या मुस्लिम हो, सिर्फ उनको ही इसने निकाला था। अब आगे बढ़ें, रिस्ट्रिक्शन ऑन हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे भी क्लेशेस हैं। हिंदू हिस्टोरियन कहते हैं कि भाई औरंगजेब आलमगीर हमारी एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करना चाहता था, इवन कि उसने बैन कर दिया कि भाई आज के बाद कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा हिंदूज के लिए। तो यहाँ पे मुस्लिम कहते हैं बट औरंगजेब डिड नॉट ऑर्डर्ड एनीवन टू क्लोज द इंस्टीट्यूशन बट ही बैंड ऑल द इंस्टीट्यूशन विच वर प्रोपेगेंडिंग अगेंस्ट इस्लाम। तो यहाँ पे भी वही बात हुई, जो मुस्लिम हिस्टोरियन हैं वो कहते हैं कि भाई औरंगजेब आलमगीर कभी भी एजुकेशन के खिलाफ नहीं था, नहीं कि हिंदूज की एजुकेशन के खिलाफ था, मगर औरंगजेब आलमगीर ने उन इंस्टीट्यूशंस को बैन किया जो इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने कभी भी हिंदूज की एजुकेशन को बैन करना नहीं चाहा। और उसके बाद जो कुछ सोशल रेस्ट्रिक्शंस भी औरंगजेब आलमगीर ने लगाई। होली के ऊपर औरंगजेब आलमगीर ने बैन लगा दिया और जो भी नॉन मुस्लिम ट्रेडिशंस थी उनके ऊपर बैन लगा दिया। और जस्टिस टू ऑल, हर किस्म के बंदे के लिए जस्टिस होगी, मुस्लिम होगा उसके लिए भी जस्टिस होगी, हिंदूज के लिए भी जस्टिस होगी। मतलब कि औरंगजेब आलमगीर जस्टिस पे बड़ा बिलीव रखता था। और उसके साथ साथ ही इम्पोज जिजिया टैक्स लगाई और म्यूजिक को बिल्कुल ही बैन कर दिया। और जो सती जो एक मूवमेंट थी या जो सती एक रस्म थी जो हिंदुइज्म में, उस सती रस्म को भी बैन कर दिया। तो ये था मेरा लेक्चर औरंगजेब आलमगीर के ऊपर। सबसे मैंने आपको ये बता दिया कि औरंगजेब कैसे किंग बना, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि किंग बनने के बाद औरंगजेब ने कौन से रिफॉर्म्स लाए स्टेट में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया हुआ। थैंक यू, दैट्स ऑल।